हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे कॉमर्स कॉर्नर चैनल पे स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इस चैप्टर में हम अकाउंट्स की डिक्शनरी मतलब अकाउंट्स में जो मेन टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इंग्लिश को समझने के लिए आप इंग्लिश के बेसिक वोकेबलरी या फिर उसकी डिक्शनरी में से वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले अकाउंट्स के जो बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं जिनके ऊपर पूरा अकाउंट्स बेस्ड है उनको ध्यान से समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है? यहाँ पे एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें क्या करता है बिजनेस आउटसाइडर को, मतलब बिजनेस किसी दूसरी पार्टी को क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र करता है। मतलब बिजनेस ने क्या किया, एक हाथ पे गुड्स या फिर कोई सर्विस, मतलब बिजनेस ने कोई चेयर बेची है या फिर बिजनेस ने कोई कपड़े बेचे हैं, कुछ भी जो जिस भी चीज़ का उसका बिजनेस है जो उसने सेल किया, एंड उसके बदले में आउटसाइडर या फिर दूसरी पार्टी उसे क्या पे कर रही है, कैश पे कर रही है या फिर उसे किसी और तरीके का कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन सिंपली क्या है, एक तरीके से जब बिजनेस क्या करता है, एक हाथ पे गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र करता है एंड दूसरे हाथ उसे बदले में क्या मिलता है, किसी तरीके का कोई कैश मिलता है या फिर किसी किसी तरीके का कोई और बेनिफिट। अब जब हम बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन की बात करते हैं तो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन हमारी दो तरह की है। सबसे पहली आपके पास कैश ट्रांज़ैक्शन, दूसरी है आपके पास कौन सी, क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन। इट्स वेरी सिंपल। कैश ट्रांज़ैक्शन क्या है, जब बिज़नेस ने गुड्स या फिर सर्विसेज बेचे एंड बदले में बेचने के बाद उसे अगर तो उसे बदले में कैश मिला तो वो कौन सी ट्रांज़ैक्शन बन गई आपकी, कैश ट्रांज़ैक्शन। मतलब बिजनेस ने सामान बेचा एंड आउटसाइडर ने उसे इमीडिएटली उसी टाइम कैश पे कर दिया, इमीडिएट पेमेंट किया दूसरी पार्टी ने उसको कैश में, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है आपकी, कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन मानो अगर बिजनेस ने आउटसाइडर को कोई गुड्स बेचे लेकिन आउटसाइडर बोले नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी इमीडिएटली तो कैश नहीं पे कर सकता, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको फ्यूचर में पक्का पैसे पे कर दूंगा, तो क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई कैश आया, नहीं। लेकिन वो दूसरी पार्टी, ये वाला आउटसाइडर, ये दूसरी पार्टी उसे प्रॉमिस कर रही है कि आपको इन फ्यूचर पक्का पैसे पे हो जाएंगे। तो जिस ट्रांजैक्शन में तो कैश इन्वॉल्व है वो है आपकी कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें नहीं इन्वॉल्व है वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो कैश ट्रांजैक्शन जो है उसका मेन कोर पॉइंट क्या है, इमीडिएट पेमेंट होती है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इमीडिएट पेमेंट नहीं होती, वहाँ पे दूसरी पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में जाके पे करेगी, अभी वो पे नहीं कर रही। ये था आपका फर्स्ट टर्म। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड टर्म के ऊपर। जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म है वो कौन सी, आपकी कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, कोई भी ऐसा इनिशियल अमाउंट, मतलब इनिशियल होता है स्टार्टिंग। जब भी कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी उसे स्टार्टिंग में पैसा लगाना पड़ रहा है, वो जो स्टार्टिंग का पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया वही क्या है, उसका कैपिटल। अगर आप लोग आज ही कंसिडर करो कि आपने अपना बिजनेस, कोई भी किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना है, कपड़े का बिजनेस या फिर कोई और बिजनेस, एंड आपको लग रहा है कि मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने में ना मुझे कम से कम स्टार्टिंग में कितना पैसा चाहिए, 5 लाख। इतना पैसा होगा तो मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो जो भी आप स्टार्टिंग में, मेरा मेन वर्ड यहाँ पे बार बार क्या है, स्टार्टिंग, इनिशियल, जब हम जो भी पैसे से अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो मेरा इनिशियल अमाउंट हम क्या कंसिडर करते हैं, कैपिटल। सो मेरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग कपड़े का बिज़नेस शुरू करने के लिए अगर मुझे 5 लाख चाहिए तो वो 5 लाख क्या है, मेरा कैपिटल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखो तो कैपिटल क्या है, इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैन टू स्टार्ट द बिजनेस। अगर हम फॉर्म्स की बात करें, मतलब कैपिटल किस किस तरीके से हो सकती है, तो हम सबको लगता है कि कैपिटल सिर्फ कैश में होगा, जितना भी कैश हम यूज़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो मेरा कैपिटल है। नहीं, कैश के अलावा भी और तरीके हैं कैपिटल को इन्वेस्ट करने के, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के। वो क्या है, आपका बैंक बैलेंस। मेरे बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए पड़े, ठीक है। मैंने सोचा कि इस 2 लाख को भी मैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने में यूज़ करूँगा। तो अगर मैंने अपने कैश वाला पैसा एंड अपना बैंक बैलेंस, इन दोनों को यूज़ किया अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम, तो वो दोनों ही मेरी क्या है, कैपिटल है। अगर इनके अलावा मैं किसी तरीके की मशीन, किसी तरीके का फर्नीचर, किसी तरीके का कोई लैंड, ये भी यूज़ कर रही हूँ अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम, तो वो भी क्या है, मेरा कैपिटल। सो एक सिंपल सा वर्ड है कैपिटल के लिए,
जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम, स्टार्ट करने के बाद नहीं, बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तब जब जब पैसा इंट्रोड्यूस होगा तो उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, वो एक अलग टर्म है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? सिंपली जब बिज़नेस को स्टार्ट करने में जितना पैसा लगा, जितना बैंक बैलेंस लगा, या फिर जो भी मैंने और तरीके की मशीनरी, फर्नीचर, लैंड ये सब यूज़ किया, ये मशीनरी, फर्नीचर, लैंड को हम बोलते हैं इन काइंड कैपिटल। ओके। अब जो कैपिटल है वो क्या है यहाँ पे? एक मिनट में इसे थोड़ा क्लीन कर लूँ। जो कैपिटल है उसको हम बिज़नेस की क्या कंसिडर करते हैं? लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं। अब ये लाइबिलिटी क्यों है, इसका रीज़न आपको पता लगेगा जब हम अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसे होल्ड पे रखते हैं, कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है, लेकिन अभी आप इसे नोट्स में ज़रूर ऐड करोगे, रीज़न हम इसका कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एंड कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर बिज़नेस क्या कर रहा है? लॉस में जा रहा है। सिंपल है, अगर बिज़नेस ने प्रॉफिट कमाया तो बिज़नेस की जो कैपिटल थी वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अगर बिज़नेस लॉस में गया तो बिज़नेस की जो कैपिटल है वो क्या होगी? हाँ जी, क्या होगी? पक्का डिक्रीज़ होगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बिज़नेस अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर तो कैपिटल इंक्रीज, अगर बिज़नेस को लॉस सफ़र करना पड़ा तो कैपिटल विल बी डिक्रीज्ड। तो दो टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला था हमारा यहाँ पे बिज़नेस ट्रांजैक्शन का, जिसमें एक प्रोसेस है जब बिज़नेस कुछ गुड्स सर्विसेज को ट्रांसफ़र करता है एंड इन रिटर्न उसे कैश या फिर कोई और तरीके का बेनिफिट रिसीव होता है। दूसरी टर्म हमने किया कैपिटल, सिंपली उसमें क्या है? इनिशियल अमाउंट जो भी बिज़नेस इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम। थर्ड टर्म है यहाँ पे हमारे पास कौन सी? ड्राइंग्स की। अब ड्राइंग्स को डिस्कस करते हैं। ड्राइंग्स यहाँ पे क्या है? एक तरीके का एक ऐसा प्रोसेस कंसिडर करो जिसमें बिजनेसमैन अपने ही बिज़नेस से कैश निकाल रहा है, अपने ही बिज़नेस से किसी तरीके का कोई स्टॉक निकाल रहा है, एंड उसका पर्पस क्या है? पर्सनल यूज़। मतलब यहाँ पे बिज़नेस ने क्या किया? अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने किसी तरीके का कोई कैश अपने बिज़नेस से विड्रॉ किया, या फिर उसने किसी तरीके का कोई गुड्स जो है वो अपने बिज़नेस से विड्रॉ किए। अगर एक बिज़नेस है कपड़े का, एंड अगर इस शॉप का जो मालिक है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिज़नेस से 50,000 रुपये निकाल रहा है, यहाँ पे मेरा कोर वर्ड क्या है? पर्सनल यूज़। जब बिज़नेसमैन ने बिज़नेस से अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के लिए कैश निकालना, तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? ड्राइंग्स कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर बिज़नेस कैश के अलावा कुछ और भी विड्रॉ कर सकता है, हाँ, बिज़नेस कैश के अलावा क्या विड्रॉ कर सकता है? स्टॉक। उसकी दुकान पे जो माल पड़ा हुआ है, अगर कपड़े की दुकान पे जो उसका कपड़े का स्टॉक पड़ा है एंड उसके घर पे कोई फंक्शन है, तो वो अगर अपनी ही दुकान से घर के फंक्शन के लिए कपड़े लेके जा रहा है तो उसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं? ड्राइंग्स कंसिडर करते हैं। ओके, तो ड्राइंग क्या है? कोई भी चीज़ कैश या फिर गुड्स या फिर स्टॉक जो भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से बाहर निकाल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल के ऊपर? इट्स वेरी सिंपल। जब मैंने अगर बिज़नेस में 5 लाख रुपए लगाए स्टार्ट करने के लिए, एंड 1 साल में मैंने उस बिज़नेस में अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो इन शॉर्ट मेरे पास ईयर एंड पे कितना पैसा बचा? 4 लाख। तो क्या कैपिटल बढ़ रही है कि कैपिटल कम हो रही है? इट्स क्लियर कि कैपिटल मेरी 1 लाख से कम हो गई है। तो जो ड्राइंग्स है वो हमेशा हमारी कैपिटल को रिड्यूस करने का काम करती है। इसका कैपिटल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कौन सी? एसेट्स की। अब यहाँ पे एसेट्स में हम डिस्कस करते हैं एसेट क्या है। यहाँ पे ना आपको 2-3 टर्म्स पे ध्यान देना है। एसेट कोई भी ऐसी आइटम हो सकती है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिज़नेस ओन कर रहा है, मतलब कोई बिज़नेस में कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है जिसको बिज़नेस ने ख़रीदा था, उस चीज़ को बिज़नेस कंट्रोल भी कर रहा है एंड वो चीज़ बिज़नेस को लंबे टाइम के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है। एग्जांपल देते हैं फिर क्लियर होगा। बिज़नेस के पास एक मशीन पड़ी हुई है, ठीक है, वो मशीन बिज़नेस को क्या प्रोवाइड कर रही है? लंबे टाइम के लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। या फिर इसका बेटर एग्जांपल रहता है कंप्यूटर। एक कपड़े की शॉप है, जो हम एग्जांपल शुरू से लेके चल रहे हैं। वो कपड़े की दुकान पे बिलिंग करने के लिए, बिल्स वगैरह बनाने के लिए शॉपकीपर ने कंप्यूटर रखा है वहाँ पे। वो कंप्यूटर बिज़नेस का अपना कंप्यूटर है, वो बिज़नेस उसको ओन कर रहा है, कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर रहा है, एंड वो कंप्यूटर उसे लंबे टाइम के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, उसकी हेल्प करेगा बिलिंग करने में।
तो दैट मीन्स वो कंप्यूटर क्या है, उस बिज़नेस का एसेट है। तो एसेट की डेफिनेशन में आपको हमेशा ये सारी की सारी टर्म्स मेंशन करनी है। कोई भी आइटम, कोई भी प्रॉपर्टी जो बिज़नेस ओन कर रहा है, मतलब बिज़नेस की अपनी अपनी चीज़ है वो, उसको वो कंट्रोल भी कर रहा है, प्लस वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एसेट बोलते हैं। एसेट्स की अगर हम टाइप की बात करें तो एसेट हमारे क्या है, 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले करंट एसेट, फिर नॉन करंट एसेट, फिर आपका फिक्टिशियस एसेट। करंट एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बिज़नेस के पास पड़ी है एंड बिज़नेस उसे 12 महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट। ये कैसे, बिज़नेस के जो गोडाउन होते हैं उसमें स्टॉक पड़ा होता है उनका, वेयर हाउसेस के अंदर जो भी स्टॉक उन्होंने अपने वेयर हाउसेस में मेंटेन किया है, उस स्टॉक को वो क्या करते हैं, 12 महीने के अंदर अंदर सेल करने की कोशिश करते हैं। जब वो स्टॉक को सेल करेंगे तो उनके पास क्या आएगा, इन रिटर्न कैश आएगा। इसका मतलब जब जब बिज़नेस कोई भी अपनी आइटम को बेचता है एंड उस आइटम को बेचने के बाद, जब उन्होंने उस आइटम को सेल किया एंड उस आइटम को सेल करने के बाद बिज़नेस को इन रिटर्न कैश रिसीव हो रहा है, वो भी कितने टाइम, यहाँ पे टाइम लिमिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 महीने। जब बिज़नेस 12 महीने के अंदर अपने आइटम्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है, वो क्या उसके करंट एसेट है। इसके एग्जांपल है कैश। कैश तो पहले से ही आपका कैश के टर्म्स में ही है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक क्या है, यहाँ पे जो बिज़नेस के वेयर हाउसेस में माल पड़ा है उसको वो बेचेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 12 महीने के अंदर, वो भी क्या, उसका करंट एसेट। डेटर्स भी आपका करंट एसेट है, इसको नेक्स्ट टर्म आपके डेटर्स की है, इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप है आपके यहाँ पे कौन सी, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कोई भी ऐसा एसेट जो बिज़नेस के पास पड़ा है एंड वो एसेट को बिज़नेस लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला है। मतलब अगर मेरे पास कोई भी मशीन पड़ी है या फिर मेरे पास कोई भी फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो वो सारी की सारी आइटम्स हमारे पास क्या हैं, कोई भी आइटम्स जो बिज़नेस के पास पड़ी हैं लंबे टाइम के लिए, मतलब ये नहीं है कि आज मैंने वो आइटम को परचेज़ किया एंड कल मैं उसको बेच दूँगी। जो भी आइटम्स बिज़नेस लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए हेल्ड करता है, उन सारी आइटम्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, नॉन करंट एसेट। इसकी एग्जांपल्स लेते हैं पहले। बिज़नेस में जो भी मशीन्स पड़ी हैं, बिज़नेस में जो भी फर्नीचर पड़ा है, जो बिज़नेस के पास बिल्डिंग है, जो बिज़नेस के पास लैंड है, उन सारे के सारे आइटम्स को बिज़नेस लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए हेल्ड करता है एंड ना ही उनको वो रीसेल करता है। मतलब नॉन करंट में आपके पास 2 की टर्म्स हैं। इसका पर्पस होता है कि इसको लंबे टाइम के लिए बिज़नेस होल्ड करेगा एंड उसको बिज़नेस रीसेल नहीं करेगा। ओके, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट आपके पास 2 तरह के हैं, एक टेंजिबल एसेट्स, एक आपके इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल क्या होता है, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। जो जो एग्जांपल्स हमने पहले डिस्कस की वो आपकी टेंजिबल एसेट की ही एग्जांपल थी। जो चीज़ को बिज़नेस टच कर सकता है, सी कर सकता है, वो सारी आपकी टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। ये भी बिज़नेस रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं रखना एंड बिज़नेस इसे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। वो उसे लंबे टाइम के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जो मशीन मैं एक बार परचेज़ कर लेती हूँ, वो मशीन क्या हम अगले साल बेच देते हैं, नहीं, उसे हम कम से कम 5-7 साल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। जैसे हमारे घर में जो भी टीवी, फ्रिज, ये सब सामान होता है, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, क्या हम उसे साल बाद बदलते हैं? नहीं। वो हम उसे कम से कम मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल जब तक वो चल सकते हैं उनको हम चलाते हैं। तो वो क्या है, हमारे पास टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी है एंड वो भी कौन से, नॉन करंट वाले। जैसे टेंजिबल थे वैसे ही आप हमारे पास क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल को आप देख सकते थे, टच कर सकते थे, लेकिन इनको आप ना तो देख सकते हो ना ही आप इन्हें टच कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये बिज़नेस को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी मनी वैल्यू होती है। मनी वैल्यू होने का मतलब क्या है, मार्केट में इनकी कुछ वैल्यू भी है। मार्केट में इनकी कुछ वैल्यू है। अगर हम मनी की टर्म्स में इसे मार्केट की वैल्यू, मनी की टर्म्स में कोई वैल्यू निकालना चाहे तो इनकी वैल्यू निकल के आ सकती है। अगर बिज़नेस की रेप्यूटेशन है, रेप्यूटेशन को क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं। क्या उसे देख सकते हैं, नहीं। क्या उसे फील कर सकते हैं, यस। तो वो बिज़नेस को बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि नहीं, हाँ करती है। जिस भी बिज़नेस की रेप्यूटेशन अच्छी होगी उसकी ऑब्वियसली उसकी सेल अच्छी होगी, उसका प्रॉफिट अच्छा होगा। तो ऐसी चीज़ें जो भी बिज़नेस को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था, वो सारी की सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एसेट। लेकिन इस एसेट को हम टच तो नहीं कर सकते, इस एसेट को हम देख तो नहीं सकते। तो इस कैटेगरी के एसेट को हम क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू, मनी वैल्यू मतलब उनकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है। गुडविल की भी मार्केट में वैल्यू होती है। जो किसी कंपनी की गुडविल है उसको भी मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं, मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो निकाली जाती है। ओके, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट भी इसमें कवर करते हैं, लेकिन आज हम इसको अभी डिस्कस नहीं करने वाले।
इसको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मतलब फेक एसेट। फिक्टिशियस वर्ड यहाँ पे फेक को डिनोट करता है, मतलब ऐसे एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं। फिजिकल मतलब वो टेंजिबल भी नहीं है, वो आपके इंटेंजिबल भी नहीं है, मतलब ना ही उनकी मार्केट में कोई वैल्यू है, ना ही उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। उनको टच भी नहीं कर सकते, उनको देख भी नहीं सकते, उनकी मार्केट में भी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे वाले एसेट्स को हम क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट। ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। इसके एग्जांपल में आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस करोड़ों का खर्चा करता है एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, एंड उन एडवर्टीजमेंट के खर्चे का हम ऐसे मार्केट में जैसे गुडविल की मार्केट में वैल्यू निकाली जाती है ना, एडवर्टीजमेंट की वैल्यू मार्केट में हम इस तरीके से नहीं निकालते, एंड ना ही एडवर्टीजमेंट के खर्चे को हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। तो ऐसे वाले खर्चों को कहाँ डालें फिर, वो बिज़नेस को बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको हम कहाँ, किस कैटेगरी में रखते हैं, फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में। एंड इनको हम धीरे धीरे अपनी बुक से एलिमिनेट करते हैं, ग्रेजुअली राइट ऑफ करते हैं। ग्रेजुअली राइट ऑफ करने का एक प्रोसेस है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी जो की टर्म्स है अभी हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एसेट क्लासिफिकेशन जो ऊपर डिस्कस किया उसके नीचे समरी है। करंट एसेट जिसको 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया। नॉन करंट एसेट जो टेंजिबल हो सकते हैं, इंटेंजिबल, टेंजिबल टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर वगैरह। इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो बिज़नेस को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसकी मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू पक्का होगी। फिक्टिशियस जो बेचारे ना टेंजिबल हैं ना ही वो इंटेंजिबल हैं, उसको हम किस कैटेगरी में डालते थे, फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में डालते थे। अब आपका नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है, आपकी डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर्स एंड क्रेडिटर की टर्म को डिस्कस करते हैं। इसको सीधा एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जो हमारी कपड़े वाली दुकान की एग्जांपल थी, क्लोथ शॉप की, अगर इस शॉप का जो ओनर है, जो इस शॉप का मालिक है, उसके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उसने उन कस्टमर्स को उधार पे सामान बेचा, मतलब वो क्या कर रहा है, क्रेडिट सेल कर रहा है, अपने कस्टमर को उधार पे सामान बेच रहा है। आज अगर उधार पे सामान बेचा है तो जिस पर्सन को बेचा वो पर्सन बिज़नेस को पैसा पे करेगा कि नहीं करेगा। तो जिस पर्सन को बिज़नेस ने क्रेडिट पे सेल किया, अब बिज़नेस के पास राइट है कि वो उस पर्सन से इन फ्यूचर पैसा रिसीव करेगा। सो डेटर क्या है, ऐसा पर्सन है जिसने बिज़नेस को पैसा पे करना है। क्यों पे करना है, क्योंकि उसने बिज़नेस से उधार सामान लिया था। जिस पर्सन ने बिज़नेस को पैसा देना है, या फिर ऐसा बोलें जिस पर्सन को बिज़नेस ने उधार पे सामान बेचा एंड अब बिज़नेस उनसे पैसा रिसीव करेगा इन फ्यूचर, वो सारे पर्सन्स क्या हैं, आपके डेटर्स। एग्जाम्पल भी है जो हम नीचे डिस्कस की, वही बिज़नेस जो है उसने 10,000 का सामान किसी अपने कस्टमर मिस बी, उसको 10,000 का सामान बेच दिया। अब जो यहाँ पे लड़की है मिस बी, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने बिज़नेस को पैसे पे करने हैं, क्योंकि उसने उधार पे सामान खरीदा है, वो फ्यूचर में पैसा पे करेगी। तो ये पर्सन बिज़नेस की क्या बन गई है, डेटर। अब इसका उल्टा बिल्कुल कौन है, आपके क्रेडिटर्स। आपकी सेकेंड टर्म इसकी क्रेडिटर क्या है, जो बिज़नेस है जब ये रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, अपनी शॉप के लिए सामान परचेज़ करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, तो जिस पार्टी से ये सामान खरीदेंगे, अगर बिज़नेस ने सामान खरीदते टाइम उनको पेमेंट नहीं किया एंड उनको बोला कि हम आपको बाद में पैसा पे करेंगे, जिस पर्सन से बिज़नेस ने क्रेडिट पे सामान अब ख़रीद लिया, उस पर्सन को हम यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, क्रेडिटर डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो अगर इन दोनों में कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे एक बार दोबारा से, डेटर कब बनते हैं, जब बिज़नेस उधार पे सामान बेचता है। क्रेडिटर कब बनते हैं, क्रेडिट सेल पे जो कस्टमर्स हैं ना, कस्टमर्स, वो कस्टमर ही एक्चुअल में क्या है, डेटर्स हैं। एंड क्रेडिट सेल में बिज़नेस क्या कर रहा है, उधार पे सामान बेच रहा है, एंड जिस पर्सन से बिज़नेस ने उधार पे सामान बेचा, मतलब जो सप्लायर है, उस सप्लायर को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। सो इन शॉर्ट डेटर क्या है, आपका कस्टमर है जिसको बिज़नेस ने उधार पे सामान बेचा, एंड क्रेडिटर क्या है, सप्लायर है बिज़नेस का जिसने बिज़नेस को उधार पे सामान दिया। डेटर के केस में बिज़नेस पैसा रिसीव करेगा अपने इन कस्टमर से, एंड क्रेडिटर के केस में बिज़नेस पैसा पे करेगा इन सारे सप्लायर्स को। तो ये थी हमारी यहाँ पे एग्जांपल जिसको हमने डिस्कस कर लिया। आज हमने जो टर्म्स डिस्कस किए हैं वो थी आपकी स्टार्टिंग से बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की टर्म, उसके बाद कैपिटल, नेक्स्ट था आपके पास ड्राइंग्स, फिर एसेट्स, एसेट की 3 टाइप्स, एंड उसके पास डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अगर आपको किसी भी टर्म में कोई कन्फ्यूजन है तो डू कमेंट,
हम उस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करेंगे एंड आने वाली वीडियोस में आपको और टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे लाइबिलिटीज़ एंड और भी टर्म्स हैं अकाउंट्स की, एंड ये चैप्टर को हम फाइंड अप करेंगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इन केस एनी इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन माई टीचिंग स्टाइल, डू कमेंट मी।